हमारा आज का टॉपिक है इन्फेक्शन। आज हम लोग जानेंगे इन्फेक्शन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और ये कैसे फैलता है। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन अगर देखें तो ये डिजीज स्टेट होती है, मतलब बीमारी की अवस्था होती है। ये शो करती है, ये कब आती है, जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। पैथोजन मतलब होता है ऐसे कीटाणु जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करें, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पैथोजेंस। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देखें तो इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी, मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन अगर बेसिकली देखें तो हमारी बॉडी में कहीं पर भी स्थिर रह सकता है या फिर ये पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल्स थ्रू हमारी बॉडी में कहीं पर भी फैल सकता है। अब बात करते हैं इसके स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन फैलता कैसे है, तो देखिए इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में कई तरीके से फैल सकता है। देखिए जैसे नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब हम लोग जब कभी किसी की त्वचा के संपर्क में आते हैं तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये एक बहुत ही बेसिकली कारण, जैसे जनरली जैसे सपोज करिए कोई पेशेंट इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है और हम लोगों ने उसको टच कर लिया है या फिर जो है उसे शेक हैंड कर लिया है, इससे क्या होगा, उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए। सपोज करिए इन्फेक्टेड ब्लड की बात करें या बलगम है या पस है या कुछ भी ऐसा CSF वगैरह हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में कहीं वो ट्रांसफ़र हो गया है तो भी आपको इन्फेक्शन उसके द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रू कॉन्टैक्ट विथ फीसिस। फीसिस का मतलब होता है स्टूल या मल बोलते हैं हिंदी में। अगर कोई व्यक्ति मल के संपर्क में आता है तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। आप लोग जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो शौच जाने के बाद हैंड वॉश नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हैंड वॉश ना करने से जो हमारे मल में पाए जाने वाले पैरासाइट्स आपके उसमें हमारे हाथ उंगलियों के पोर में आ जाते हैं और जब वो उसको हम लोग उसके द्वारा उस हाथ से कुछ खाते हैं तो वो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। यदि हम लोग दूषित पानी या दूषित भोजन लें उससे भी इन्फेक्शन हमारे अंदर हो सकता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि दूषित पानी से टाइफाइड है या पीलिया वगैरह हमको बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा इनहेलिंग एयरबोर्न पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। जब हम लोग जो है जितने भी जो वायु प्रदूषण में देखा होगा, जब जितने भी जो कण होते हैं हमारे पार्टिकल्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे हम लोग जब ये बोलते हैं तो पानी की माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उनको जब हम इनहेल कर लेते हैं उससे हम लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं। बेसिकली अगर देखें तो इसका सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल है टीबी इसी द्वारा फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा टचिंग एन ऑब्जेक्ट दैट ए पर्सन कैरिंग पैथोजन हैज आल्सो टच्ड। यदि कोई पर्सन जैसे पहले से इन्फेक्टेड है, उसके पास पहले से ही कोई पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस से ग्रसित है, यदि उस व्यक्ति को हम लोग टच कर लें तो भी हमको इन्फेक्शन फैल सकता है। आइए अब जानते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की चेन क्या है। चेन को हिंदी में श्रृंखला ही बोलते हैं। देखिए चेन टाइप बनी हुई है। इसमें अगर देखें सबसे पहले हमारे पैथोजेंस हैं। पैथोजन मतलब जो ऐसे मतलब कीटाणु जो बीमारी फैलाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस। उसके बाद ये सोर्स जहाँ पर ये निवास करते हैं और उसका पोर्टल ऑफ एग्जिट कैसे जब ये बाहर जाते हैं, और थर्ड है मीन्स ऑफ ट्रांसमिट कैसे ट्रांसमिट होते हैं हमारे, और उसके बाद ये पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे आपके उसमें ससेप्टिबल होस्ट में एंट्री करेंगे, फिर ससेप्टिबल होस्ट हो गया, उसके बाद पैथोजेंस, फिर उसके बाद जो ससेप्टिबल होस्ट होते हैं उसके बाद पैथोजेंस तो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। अब आइए जानते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग इसके सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं पैथोजन। व्हाट इज़ पैथोजन। पैथोजन अगर देखें तो जनरली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गए। दूसरा हमारा है सोर्स। सोर्स क्या होता है, ऐसे वो जगह पर मतलब वो प्लेस होता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं या फिर निवास करते हैं। जैसे आप देखिए तो हमारे बैक्टीरिया, वायरस पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, आपके किसी भी वस्तु पर रह सकते हैं या फिर लोगों के ऊपर रह सकते हैं या किसी मतलब इक्विपमेंट हमारी मशीन के ऊपर रह सकते हैं। इस तरह से इनके ये सब सर्वाइव मतलब सोर्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब होता है कि जब कोई पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है जब सोर्स को छोड़ता है, जब जहाँ पर वो निवास कर रहा है, जब अपने स्थान को छोड़ता है तो उसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। जैसे अब वो इसमें ब्लड में चला जाएगा, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू
फिर ये स्किन स्केल्स के थ्रू मतलब ये अपना ये सोर्स छोड़ता है। नेक्स्ट हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे होता है होस्ट मतलब ससेप्टेबल होस्ट में। तो अब जैसे ससेप्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, जैसे बाय इंजेक्शन, हम लोग कुछ भी खा पी रहे हैं उसके थ्रू, या फिर एयरबोर्न मतलब हवा के पार्टिकल्स द्वारा, या कॉन्टैक्ट के द्वारा, या फिर जो वेक्टर्स जो हमारे मक्खी मच्छर उनके द्वारा भी ये आपके ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब होता है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका बैक्टीरिया वायरस जो है, जब ये हमारे सोर्स से जो किस तरह से मतलब हमारे ससेप्टेबल होस्ट में एंट्री कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रवेश किस तरह करेंगे, जैसे थ्रू ब्रोकन स्किन, सपोज करें किसी की स्किन में फट गई है, वहाँ से ये बैक्टीरिया वायरस और एंटर कर सकते हैं। माउथ के थ्रू जा सकते हैं बैक्टीरिया वायरस, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पेशाब के रास्ते के थ्रू भी जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट का मतलब होता है वो ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो चुकी हो, या फिर मतलब वो जो ऐसा व्यक्ति जो इन्फेक्शन के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो, मतलब जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको सबसे पहले इन्फेक्शन लगता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन की कितनी स्टेजेस हैं। बेसिकली अगर देखें तो इन्फेक्शन की 4 मेन स्टेज हैं आपकी। पहला हमारा है जो है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा है हमारा प्रोड्रोमल स्टेज, थर्ड है हमारा फुल स्टेज ऑफ इलनेस, और फोर्थ है हमारा कन्वलिसेंट पीरियड। अब आते हैं हम लोग सबसे पहली स्टेज पर, इसका नाम है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखें तो ये वो पीरियड है, इट इज़ अ पीरियड इन द इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन ऑफ बॉडी बाय द पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर देखें तो ये वो इंटरवल मतलब बीच का समय है जिस समय पर ये जब हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका होता है, मतलब बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स वगैरह, और उसके जो हमारे इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपीयर हो जाते हैं, ये उस दोनों के बीच का समय कहलाता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड में इसी समय पर क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे पैथोजेंस मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया वायरस वगैरह, इनकी यहाँ पर बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी होता है उसी समय पर। अगर देखें तो जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो समय है प्रत्येक डिजीज़ में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हम सर्दी जुकाम की बात करें, कॉमन कोल्ड की, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन होता है। अगर टिटनेस की बात करें तो ये इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लगभग 21 दिन तक का हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी दूसरा स्टेज, हमारी प्रोड्रोमल स्टेज। सबसे खतरनाक स्टेज हमारी ये होती है मोस्ट इन्फेक्शस। इसी स्टेज में ही काफ़ी इन्फेक्शन लग जाता है। आप लोग जानते हो चिकन पॉक्स का जब इन्फेक्शन होता है तो जब ये प्रोड्रोमल स्टेज आती है तो जो भी बच्चे उस पे इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ जाते हैं सभी को चिकन पॉक्स हो जाता है। तो ये बहुत ख़तरनाक स्टेज है। अगर इसमें देखें तो इसमें जो डिजीज़ के साइन सिम्टम्स तो प्रेजेंट रहते ही हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेज होती है। और ये अगर देखें तो ये स्टेज आपकी कई घंटों से लेकर कई दिन तक रह सकती है। अब नेक्स्ट स्टेज आते हैं फुल स्टेज ऑफ इलनेस। फुल स्टेज ऑफ इलनेस में क्या होता है, जैसा कि नाम है फुल स्टेज ऑफ इलनेस, मतलब बीमारी की कंप्लीट अवस्था देखें तो इसमें क्या होता है, आपको सारे साइन सिम्टम्स अपीयर तो पहले से थे। अब इसमें जो स्पेसिफिक डिजीज़ है, सपोज करिए किसी को मीजल्स है या चिकन पॉक्स है या टीबी है, मतलब जो भी मतलब जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसके स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स आ जाएंगे, जिससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये डिजीज़ वही डिजीज़ है। जैसे चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स डिजीज़ है, इससे कन्फर्मेशन हो जाता है। और ये जनरली अगर देखें तो इसी स्टेज पर ही डिसाइड होता है कि ये बीमारी कितने दिन तक चलेगी, इसको सही होने में कितना समय लगेगा, ये मतलब इसकी कितनी बीमारी गंभीर है, इन सब के बारे में इसका पता चलता है। और लास्ट स्टेज हमारी कन्वलिसेंट पीरियड। कन्वलिसेंट पीरियड अगर देखें तो हमारा जो रिकवरी टाइम होता है, मतलब बीमारी ठीक होने की अवस्था कहलाती है हमारी कन्वलिसेंट पीरियड। इस वक्त क्या होती है, बीमारी हमारी ठीक हो रही होती है और हमारे जितने भी साइन सिम्टम्स पहले अपीयर हुए थे अब वो डिसअपीयर है ना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब सब खत्म हो जाते हैं। और पेशेंट जो है, जो पहले पेशेंट था अब वो नॉर्मल जो है, अब वो मतलब हेल्दी स्टेट में, मतलब स्वस्थ कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। और अगर देखें तो ये कन्वलिसेंट पीरियड भी हमारा जो है इसका भी समय भी अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी बीमारी कितनी गंभीर थी
और पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या थी। अगर सपोज करिए पेशेंट की अगर देखें अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक है तो पेशेंट को रिकवरी होने में काफ़ी समय लग सकता है। यदि उसका स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो कन्वलेशन पीरियड जो होता है हमारा वो उसमें वेरिएशंस रहते हैं। मतलब ये एक इसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई डिजीज़ एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी या 15 दिन लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी मतलब बीमारी की सीवियरिटी क्या है और पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है। तो ये थी हमारी स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली अगर देखें इन्फेक्शन हमारा जनरली जो है 4 टाइप का होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन। और जो अब आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, जो बैक्टीरिया कारण होता है वो कहलाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन वायरस के कारण होता है वो कहलाता है वायरल इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्शन फंगस के कारण होता है, फंजाई के कारण होता है, वो कहलाता है हमारा फंगल इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्शन पैरासाइट के द्वारा होता है वो कहलाता है हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अच्छा, इसके अलावा कुछ अदर टाइप के इन्फेक्शन भी हैं, जैसे आपका प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन और आपका क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन अगर देखें तो ये जो इन्फेक्शन आदमी को व्यक्ति को सबसे पहले लगता है वो इन्फेक्शन कहलाता है हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन। जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या फंगस द्वारा जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में बेसिकली अगर देखें तो हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो रोल नहीं कर पाती इसमें। मतलब कह सकते हो मतलब वो एंटीबॉडीज़ का इसमें कोई रोल नहीं हो पाता और व्यक्ति का इन्फेक्टेड हो जाता है। ये कह रहा था हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन की। सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर देखें तो जैसे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट चल रहा है या ट्रीटमेंट के दौरान ही किसी उस पेशेंट को कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो जाए तो वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन। बेसिकली अगर देखें तो सेकेंडरी इन्फेक्शन किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ है, सपोज करिए उसको आप उसका ट्रीटमेंट चल रहा है चिकन पॉक्स का और उस पेशेंट को उसको ठीक होने वाला ही है कि उसको टाइफाइड हो जाए, तो ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। मतलब उसको चिकन पॉक्स ठीक नहीं हो पाया था, टाइफाइड भी उसको हो गया, तो ये हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। और इसमें अगर देखें तो इसका जो मेन कारण क्या होता है, या तो इसका मेन कारण पहला ट्रीटमेंट था, पहले ट्रीटमेंट का, या फिर उसके जो हमारे इम्यून सिस्टम में उसके जो चेंजेस हो रहे थे वो भी इसका कारण हो सकता है। इसमें अगर एग्जांपल हम लोग देख लें, जैसे दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पास, किसी को जैसे किसी पेशेंट को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया था और उसकी दवाएं चल रही थी, एंटीबायोटिक्स वो ले रहा था। एंटीबायोटिक लेने के दौरान ही उसको जो है ईस्ट वेजाइना का ईस्ट इन्फेक्शन हो गया। मतलब किसी महिला को ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, ये ईस्ट आपका पैरासाइटिक में आ गया और बैक्टीरिया आपका जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन में आ गया है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन मतलब होता है अगेन, मतलब कोई इन्फेक्शन आपको दोबारा हो जाए। जब कोई पेशेंट सपोज करिए कोई पेशेंट किसी डिजीज़ से ग्रसित था और पूरी तरह से या पार्शली मतलब आंशिक रूप से ठीक हो चुका है और उसको उसी स्थान पर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दोबारा से वही इन्फेक्शन हो जाए। जैसे सपोज करिए किसी पेशेंट को आप कह सकते हैं अगर उसको टीबी था, अब टीबी उसका इलाज चल रहा है या फिर बिल्कुल ठीक होने की स्थिति कगार पे आ चुका है, या मान लीजिए सपोज करिए टीबी का ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने का है और उसका लगभग 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और जब उसकी जांच की गई है तो फिर अगेन उसको टीबी पाया गया है लंग्स में, तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी री इन्फेक्शन की। मतलब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही होगा। अगर किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन पहले था तो बैक्टीरिया के द्वारा ही इन्फेक्शन हो, या अगर वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ तो वायरस के द्वारा ही इन्फेक्शन हो। यहाँ पर एक चीज़ मार्केबल ये भी है कि जो बैक्टीरिया पहले इन्फेक्ट किया था वही बैक्टीरिया ही दोबारा इन्फेक्ट करेगा और उसी प्लेस पर, तो उसी कंडीशन को कहेंगे री इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस इन्फेक्शन। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी सामान्य व्यक्ति को जब कोई हार्मफुल
आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स को उसके द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या कह सकते हैं किसी मेडिकल इक्विपमेंट में या मेडिकल टूल्स में या किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब जो भी वस्तु है उनमें अगर वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। क्योंकि जब कोई वो व्यक्ति क्या होगा, वो भी दूसरे व्यक्ति को फैलाएगा डिजीज़, या जो उसके द्वारा छुए गए इंस्ट्रूमेंट्स थे, जब वो इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे द्वारा छुए जाएंगे तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन अगर देखें तो इसको हम लोग जो है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन हमको हॉस्पिटल से मिलता है, और या फिर कह सकते हैं जो इन्फेक्शन हमको हॉस्पिटल मिलता है वो कहलाता है हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये है कि किसी पेशेंट को आपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और आफ्टर 48 आवर्स उसको कोई वहाँ पर जो है इन्फेक्शन दूसरा लग जाता है, तो वो कंडीशन कहलाएगी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। सपोज़ करिए कोई पेशेंट आपके पास टीबी का ट्रीटमेंट कराने गया और वहाँ पर चिकन पॉक्स के पेशेंट पहले से थे और उसको चिकन पॉक्स वहाँ पर हो जाता है आफ्टर 48 आवर्स, तो ये हमारा कहलाएगा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है आइए जानते हैं। इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के कई मेथड्स हैं। इसमें हमारा पहला मेथड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो हमारा इन्फेक्शन है सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ड्रॉपलेट मेथड। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है हमारे ड्रॉपलेट के थ्रू, मतलब जो ट्रांसमिट होता है। ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, हम लोग जब बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, या मान लीजिए क्या कहते हैं थूकते हैं, उस समय पर हमारी जो बोलने में क्या होती है, कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट्स होती हैं जो पानी की कुछ बूंदें सी होती हैं, वो हम लोग को दिखाई नहीं देती, बट उन्हीं के द्वारा जो इन्फेक्शन फैलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं टीबी का इन्फेक्शन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ही फैलता है, या चिकन पॉक्स का हो। ये सब इसमें क्या होता है, जैसे जब भी जो व्यक्ति जब भी छींकता है, खांसता है, तो वो ड्रॉपलेट्स हम लोग जब उसको सांस के द्वारा अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, उसके द्वारा हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। दूसरा हमारा मेथड है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। देखिए बहुत से इन्फेक्शन जितने भी हैं, ये इन्फेक्शन मेनली डायरेक्ट कांटेक्ट से ही फैलते हैं, और ये हम समझते हैं कि बहुत ही जो है मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा इन्फेक्शन फैलने का। इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का सबसे जो ये कॉमन मेथड है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। सपोज़ करिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उससे शेक हैंड करते हैं या फिर उसके किसी चीज़ को टच करते हैं, या मान लीजिए उसकी बॉडी किसी पार्ट को टच करते हैं, यहाँ तक कि आप उसकी स्कल को भी टच करते हैं, तो भी इन्फेक्शन आपके अंदर आ सकता है। तो फिजिकल कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ आपकी ट्रांसमिट होती हैं, और वायरस वगैरह काफ़ी ट्रांसमिट होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से भी जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ट्रांसमिट किस तरह से होता है, अगर देखें तो जितनी भी जो मिट्टी है हमारी सॉइल के द्वारा, या फिर जितनी गंदगी होती है, या फिर जितने भी हमारे जो कंटामिनेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हमारी वस्तुएं हैं, मतलब गंदगी वाली, या मान लीजिए कंटामिनेटेड सरफेस है, सतह है आपकी, मतलब जिस इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी चीज़ को टच कर लिया हो, उस चीज़ को अगर आप टच कर लें, फिर उससे वो इन्फेक्शन आपके अंदर एंटर कर जाता है। तो ये कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे जितनी भी जो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी टीबी हो या चिकन पॉक्स हो, ये सब जो है आपकी एयरबोर्न ट्रांसमिशन से ही फैलती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं बहुत लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं। हवा में बने रहने से ये और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये आपके ट्रैवल करते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स पर, जो हमारे धूल के कण होते हैं उनमें ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है उसमें जो आपके ट्रैवल करते रहते हैं। और ये जो होता क्या है, ये जो एरोसोल के रूप में रहते हैं। एरोसोल क्या होते हैं, ये देखा जाए तो बिल्कुल जैसे इनविजिबल धुआं जो हमको दिखता नहीं है, बिल्कुल उस तरह से ये हवा में तैरते रहते हैं। और उसी रूप में जब ये कोई व्यक्ति उनको ये जब भी कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है या फिर सांस बाहर करता है, उसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। और फिर वही जब आप जो देखते हैं हम लोग कि जब कोई व्यक्ति उनको सांस के द्वारा अंदर ले लेता है, उससे ये इन्फेक्शन फैलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीकल ओरल ट्रांसमिशन।
फीकल ओरल ट्रांसमिशन अगर देखें तो जनरली छोटे बच्चों में क्या होता है, जो बच्चे जैसे लैट्रिन वगैरह जाते हैं उसके बाद वो हैंड वाश नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जहाँ उसकी गंदगी जो है, जब हम लोग कोई भी वाटर या खाना खाते हैं तो उसके द्वारा वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और जनरली अगर देखें तो ये जो फीकल ओरल ट्रांसमिशन जनरली जो भी दूषित भोजन, दूषित पानी के द्वारा ही हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। और इसका मेन कारण क्या है, जो लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखते नहीं, उनके साथ ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसका यही एक मेन कारण होता है, फीकल ओरल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हमारा वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन अगर देखें तो ये भी एक हमारा देखें तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से थ्रू हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर देखें वेक्टर्स माने होता है वाहक, ऐसे मतलब ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो आपको बॉडी में पहुँचाएँ। मान लीजिए वेक्टर्स अगर देखें तो मक्खी मच्छर वगैरह हमारे क्या है, वेक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, इनकी लार में जनरली अगर देखें तो पैरासाइट्स आ जाते हैं, और जब हम लोग वो काटते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं। आप लोगों ने एग्जाम में सुना होगा, जैसे मलेरिया बुखार की अगर बात करें तो जो इसका जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जब मच्छर हमको, जब फीमेल मादा एनाफिलीज जो है आपको काटती है तो उसकी लार में जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो आपके ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मलेरिया की लाइफ साइकिल, तो ये बिल्कुल इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करता है। इसमें एक साइकिल मॉस्किटो में चलती है, एक साइकिल ह्यूमन बीइंग्स में चलती है। तो इसमें अगर देखें तो ये इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट थ्रू कह सकते हैं हम लोग इसको। और एक ऐसा एग्जांपल और भी है, टैप बॉर्न में अगर देखें, जैसे जो पिग्स में, जो सुअर में टैप बॉर्न पाया जाता है, ये भी जो व्यक्ति पोर्क खाते हैं, मतलब जो सुअर का मांस खाते हैं, उनके अंदर भी ये ट्रांसमिट हो सकता है टैप बॉर्न। जब उनका ये पहले पैरासाइट के रूप में होता है, उसके बाद ये बड़े होकर कीड़े के रूप में ले जाते हैं। अब तो ये थे हमारे इसके ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के कितने टाइप से हो रहा था। अब बात करते हैं हम लोग इसके साइन सिम्टम्स की। तो साइन सिम्टम की अगर बात करें तो सबसे पहला साइन इसका, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला साइन कौन सा आता है, फीवर का। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक प्रकार का साइन होता है जो शो करता है आपकी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। और कई तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर जनरली देखें तो ये सारे सिम्टम्स इन्फ्लामेशन के होते हैं, जैसे रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है, पेन है, और कभी कभी जैसे किसी का ऑपरेशन कराया उसमें पस पड़ जाना भी एक तरह का ये मतलब साइड सिम्टम भी है। अब बात करते हैं हम लोग इसके डायग्नोसिस की। अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो किस तरह से अपनी जांच कराएगा। तो जांच में अगर देखें तो डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपको चेक करते हैं। उसके बाद आपकी हिस्ट्री ली जाती है कि आपको इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है, किस तरह से हुआ है, पहले कभी ऐसा तो नहीं था। उसके बाद ब्लड टेस्ट है, आपका यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, आपका चेस्ट एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, और सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी है, और कभी कभी जो है ब्लड का जैसे कल्चर है, सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का, इनका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराया जा सकता है बैक्टीरिया वायरस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये थी इसकी डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की, कि इन्फेक्शन का उपचार किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हुआ है तो उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। यदि किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाएंगी। यदि किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी फंगल ड्रग्स दी जाएंगी। और किसी पेशेंट को अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है तो उस पेशेंट को भी एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, और प्लस उसके जो है डाइट में कुछ चेंजमेंट किया जाएगा। इन सब के साथ साथ एक काम आपको और भी करना है, वो आइसोलेशन। आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि कोई पेशेंट जैसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से ग्रसित है तो उसको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि बहुत से सीवियर केसेस में, जैसे सपोज करें किसी को चिकन पॉक्स इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को अगर हम लोग आइसोलेट नहीं करेंगे तो सारे पेशेंटों में इन्फेक्शन फैल सकता है। आप लोग जानते होंगे बर्न वार्ड जो है हर जगह अलग होता है। बर्न वाले पेशेंट को बहुत जल्दी इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए बर्न वार्ड अलग बनाया जाता है।